Hello friends, welcome you all to this channel and as well as in this theory वॉन थ्यूनन एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी और आप कह सकते हैं वॉन थ्यूनन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन। कृषि के स्थानीयकरण से संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने पहले से ही बहुत कुछ विचार किया और यह बताने का प्रयास किया कि कहाँ पर कृषि करने से लाभ होगा और कहाँ पर करने से लाभ नहीं होगा। इसी संबंध में एक प्रचलित और प्रसिद्ध विचारधारा है, सिद्धांत है, मॉडल है वॉन थ्यूनेन का, जिन्होंने सर्वप्रथम कृषि के स्थानीयकरण का विस्तृत विश्लेषण किया और उन्होंने मान लिया, यानी कि कुछ मान्यताओं का सहारा लिया और उनकी प्रमुख मान्यताएं हैं कि इसमें 1 2 3 4 करके है। तो पहला है कि जिस जगह के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं दैट इज़ अ आइसोलेटेड स्टेट, यानी कि एक अलग ही प्रदेश है और उस प्रदेश में एक ही नगर स्थित है, यानी कि एक ही शहर है जिसके चारों तरफ कृषि होता है और इस कृषि उपज के लिए, इस कृषि क्षेत्र से जो भी उत्पादन होता है उसके लिए यही नगर एकमात्र बाजार है और इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है और चारों तरफ के जो कृषि उत्पाद हैं इसी बाजार में बेचा जाता है। दूसरी मान्यता है कि इस पूरे प्रदेश में जहाँ कृषि हो रही है वहाँ एक समान वातावरण है, यानी कि धरातल, जलवायु, मिट्टी की उत्पादन क्षमता सभी जगह एक जैसे हैं और जो फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल भी है। तीसरी जो मान्यता है इनकी, इसमें जो केंद्रीय नगर है, यानी कि जो 1 नंबर पे मैं बताया था कि सिर्फ एक ही नगर है, उसके अतिरिक्त बाकी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है और इसमें निवास करने वाले किसान अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नगर में मांग के अनुसार फसलों में हेर फेर करते हैं। चौथा जो मान्यता है इनका कि इस आइसोलेटेड स्टेट में सिर्फ एक ही परिवहन का साधन है और वह है घोड़ा गाड़ी। और पांचवी जो मान्यता है वह है कि परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। अब इन्हीं मान्यताओं के आधार पर वॉन थ्यूनेन ने बताया कि नगर के चारों तरफ कंसेंट्रिक जोन्स में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। पहला वृत्तखंड जो है, प्रथम जो सेक्टर है उसमें साग सब्जी की खेती होती है, यानी कि नगर के नज़दीक की जो भूमि है उस पर साग सब्जी की खेती होती है। दुग्ध का उत्पादन होता है क्योंकि नगरों में इन चीज़ों की प्रतिदिन डिमांड रहती है और यह ज़्यादा दूर भी नहीं है और नगर में ले जाना आसान है। यह नगर से उतनी दूर तक के क्षेत्र पर विस्तृत होगा जितना नगर की आवश्यकता पूर्ति भर के उत्पादन के लिए आवश्यक होगा। दूसरा जो कंसेंट्रिक जोन है उसमें प्रमुखतः ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन होगा। आज के ज़माने में तो गैस पे खाना बनता है, अलग बात है। उस समय यह मान लिया गया कि जो दूसरा क्षेत्र होगा, यानी कि जो साग सब्जी की खेती है उसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ ईंधन के लकड़ी का उत्पादन होगा। हालांकि क्योंकि लकड़ी जो है वो भारी होता है, इसलिए ज़्यादा दूर पर लकड़ी का उत्पादन होगा तो नगर तक लाने में परिवहन मुश्किल होगा। उसी प्रकार परिवहन व्यय के सापेक्षिक दर के अनुसार तीसरा जो खंड है उसमें गहन कृषि पद्धति द्वारा अन्न की खेती होगी। इसमें परती ज़मीन नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि यह ज़मीन जो है कि परती छोड़ने पर क्या होगा कि नगर के लिए अन्न कम पड़ जाएगा या फिर उसका डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा।
इसके आगे के जो चौथे और पांचवें कंसेंट्रिक जोन है उसमें विस्तृत कृषि होगी और उसके द्वारा अन्न का उत्पादन होगा। एक और छठा जोन जो है कंसेंट्रिक जोन है उसमें पशुपालन होगा, क्योंकि यह शहर से दूर होगा और पशुओं के लिए खुला होगा, उसमें आसानी से वो चराई कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक फार्मूला का भी इजाद किया। नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न खंड में विभिन्न फसलों के उत्पादन स्पष्टतः परिवहन व्यय के अनुसार ही निर्धारित होगा। और इसके लिए जो उनका फार्मूला है, लागत बराबर लाभ बराबर मूल्य माइनस उत्पादन लागत प्लस परिवहन व्यय। इस प्रकार किसी फसल विशेष का उत्पादन नगर से उतनी दूर तक हो सकेगा जहां तक उसके उत्पादन लागत तथा बाजार में पहुंचने के लिए परिवहन व्यय का योग बाजार में उसके प्रचलित मूल्य के बराबर हो। जैसे लकड़ी का उत्पादन नगर से 3 इकाई दूरी तक तथा अन्न का उत्पादन नगर से 5 इकाई तक ही हो सकता है। एक बात और स्पष्ट होती है कि नगर से कितनी दूर तथा किस वृत्तखंड में किसी फसल विशेष का उत्पादन होगा, यह परिवहन व्यय पर नहीं वरन विभिन्न फसलों के से प्राप्त सापेक्षिक लाभ पर निर्भर करता है। वान थ्यूनेन का जो मॉडल है उसमें सिर्फ एक नगर की कल्पना की गई है। बाद में कुछ विद्वानों ने सवाल उठाया कि यदि उसी क्षेत्र में एक और नगर विकसित हो जाए या एक और नगर हो तो फिर मॉडल कैसा होगा। तो इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद वान थ्यूनेन ने बताया कि जो दूसरा नगर होगा उसके चारों तरफ भी जो पहला प्रमुख नगर था उसी के जैसे कंसेंट्रिक जोन रहेंगे, ताकि उस नगर में भी किसी भी फसल, दूध, ईंधन की लकड़ी, अन्न और चारागाह के लिए कोई दिक्कत न हो। वान थ्यूनेन के कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत की आलोचना केवल इस आधार पर की जाती है कि उनके द्वारा कुछ चीज़ों को मान लिया गया है, यानी कि कुछ एजम्पशंस उन्होंने पहले ही रख रखा है जो कि एक्चुअल और रियलिटी से कोई मेल नहीं खाता है। इसी तरह वान थ्यूनेन ने भी इस बात को स्वीकार किया तथा परिवहन के साधन के रूप में यदि घोड़ा गाड़ी के अतिरिक्त नदी के जल का भी परिवहन के रूप में, यातायात के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो विभिन्न फसलों का उत्पादन कंसेंट्रिक जोन्स में नहीं बल्कि नदी के दोनों ओर समांतर खंडों में होगा। उसी प्रकार उस आइसोलेटेड स्टेट में कोई दूसरा उपनगर हो तो उसकी अपनी स्वतंत्र बैकग्राउंड में अलग कंसेंट्रिक जोन्स होंगे। हालांकि वान थ्यूनेन के सिद्धांत की बाद में आलोचना हुई और इस आलोचना को हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं। जैसे पहला आलोचना है कि इनके द्वारा कुछ चीज़ों को मान लिया गया है, फलस्वरूप इनके द्वारा जो मॉडल कंसेंट्रिक जोन्स में होता है, रियलिटी में ऐसा कंसेंट्रिक जोन्स संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे पहले भी मैं बता दिया कि नदी के द्वारा यातायात होने पर नदी के दोनों ओर समानांतर खंड होंगे और इसी प्रकार कोई दूसरा शहर बने फिर उपनगर स्थित हो तो उसका अलग कंसेंट्रिक जोन्स होगा। आगे देखते हैं कि कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए वान थ्यूनेन का कंसेंट्रिक जोन्स थ्योरी उतना खरा नहीं उतरता है।
अनेक नए कारकों के समावेश के कारण भूमि उपयोग की दशाओं में परिवर्तन होता है। कृषि उत्पादन की तकनीक, परिवहन के साधन एवं परिवहन व्यय, दर संरचना, बाजार की संख्या एवं उनकी आर्थिक स्थिति आदि भिन्न भिन्न कारकों के कारण भूमि उपयोग स्वरूप में शीघ्र परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट आलोचना है कि वॉन थ्यूनेन ने जो प्राकृतिक वातावरण विशेषकर मिट्टी की उत्पादन क्षमता को एक समान माना है, यह भी व्यवहारिक रूप में संभव नहीं होता है। अनेक तकनीक एवं आर्थिक कारकों के समान होते हुए भी यदि धरातल तथा मिट्टी के वितरण में भिन्नता है तो यह वॉन थ्यूनेन का मॉडल रिलेवेंट नहीं होगा, प्रासंगिक नहीं होगा। जैसे कि यदि केंद्रीय नगर के एक ओर समतल तथा अच्छी उपजाऊ भूमि है तथा दूसरी ओर उबड़ खाबड़ धरातल तथा कम उपजाऊ मिट्टी है, तो संकेंद्रीय वृत्त यानी कंसेंट्रिक जोन्स या सर्किल एक ओर दूर बनेंगे और दूसरी ओर सीमित भाग पर ही बन पाएंगे। इसी प्रकार यदि नगर के चारों ओर मिट्टी की उत्पादन क्षमता में अंतर है, तब भी विभिन्न फसलों के कंसेंट्रिक जोन्स विकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नगर की विभिन्न दिशाओं में यदि फसलों के लिए अलग अलग स्तर की मिट्टी उपलब्ध है, तब कंसेंट्रिक एग्रीकल्चर जोन या फिर क्रॉप सर्किल का अलग अलग प्रतिरूप दिखाई देगा। जैसे यदि नगर के किसी एक और सभी फसलों के लिए प्रोडक्शन समान उपलब्ध हो, तो कंसेंट्रिक फसल वृत्त या क्रॉप सर्किल का सही प्रतिरूप दिखाई देगा। अन्यथा अलग अलग फसलों के लिए विभिन्न मात्रा में उत्पादन क्षमता होने के कारण कंसेंट्रिक क्रॉप सर्किल में अंतर होगा। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त यदि केंद्रीय बाजार से दूर किसी दिशा में मिट्टी तथा जलवायु के अधिक अनुकूल होने के कारण यदि पहली, दूसरी तथा तीसरी फसल का उत्पादन अधिक लाभदायक है तथा कम खर्च पर बाजार में लाया जा सकता है, तब भी स्थिति भिन्न होगी। इस प्रकार वॉन थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण मॉडल बहुत ही सरल है, यानी कि उस समय जहाँ पर वो थे उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने बहुत ही सरल मॉडल उपस्थित किया था। पता नहीं बाद में इस तरह की दूसरी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और बहुत ही सरल मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने 6 कंसेंट्रिक सर्किल की मान्यता रखी थी। जैसे नगर के जस्ट बाहर थोड़ी दूर तक के लिए फसल, सब्जी, दूध का उत्पादन होगा। उसके बाद जंगल में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन होगा। उसके बाद सघन अन्न का उत्पादन होगा। उसके बाद अन्न की खेती तथा पशुचारण होगा तथा आगे 3 खेत प्रणाली होगी और सबसे बाहरी भाग में विस्तृत पशुपालन होगा। बाद में उन्होंने इसमें संशोधन करते हुए एक और नगर की कल्पना की और उस नगर के चारों तरफ भी प्रमुख केंद्रीय नगर के जैसा ही कंसेंट्रिक जोन्स या सर्किल की कल्पना की। बाद में और संशोधन करते हुए उन्होंने मान लिया कि नगर के नज़दीक से एक नदी निकलती है, तो इस नदी के दोनों तरफ के जोन जो भूमि उपलब्ध है उस पर जोन जो है कंसेंट्रिक ना हो करके समानांतर जोन डेवलप होंगे। इन्हीं मान्यताओं, इस मॉडल को बाद में कई लोगों ने आलोचना की और आलोचना के बाद कई और मॉडल भी विकसित हुए, परंतु वॉन थ्यूनेन का मॉडल बहुत ही आधारिक है, यानी कि इसी को आधार मानकर कई और विद्वानों ने अपने अपने मॉडल विकसित किए, जो बाद में कृषि में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में एक सक्षम रूप से साबित हुए हैं। तो परीक्षा में जो प्रश्न आता है
ऐसे आता है कि वॉन थ्यूनेन के कृषि मॉडल का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो आपको सबसे पहले वॉन थ्यूनेन के मॉडल के बारे में समझाना है, यानी कि पहले उनकी मान्यताओं के बारे में समझाना है, उनके फार्मूला के बारे में समझाना है, और कौन कौन से जोन हैं उसके बारे में लिखना है। बाद में उनके द्वारा जो संशोधन किया गया है, यानी कि एक और नगर की कल्पना के द्वारा, एक नदी की कल्पना के द्वारा इसमें जो संशोधन किया गया है उसको लिखना है। और बाद में सबसे लास्ट में आलोचना के बारे में लिखना है कि इसको किस प्रकार से विद्वानों ने आलोचनात्मक इसमें बिंदुओं को रखा है। इस प्रकार आप अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। धन्यवाद।